Welcome to the new video in which I will describe nucleus part of cell structure and function. This is part 4 of cell structure and function, not part 4. This is 4th video regarding this chapter. What is nucleus? The word nucleus is derived from Latin word nucleus which means kernel. Kernel means seed. ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल है, बड़ा प्रोमिनेंट ऑर्गेनल है जो सेल का 10% वॉल्यूम जो है इसी ऑर्गेनल से बनता है। इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फॉर कंट्रोलिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। वो जो जीन्स है वो हमारे सारे सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होंगे वो भी यहीं से डिसाइड होता है। वो उसका भी यही डिसाइड करेंगे, जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो है कैरेक्टर जो है वो कैसे पास ऑन होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे आपने देखा होगा कि किसी बच्चे के आईज जो है वो मम्मा से मैच करती हैं, किसी का हेयर कलर पापा से मैच करता है या हाइट पापा से मैच करती है। तो ये सब कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, इसको सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूएनहॉक ने आरबीसी, फिश की आरबीसी में देखा था, और लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड रूट सेल्स में इनको सबसे पहले स्टडी किया। अब ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? नेक्स्ट है कि ये प्रेजेंट कौन कौन से टाइप के सेल्स में प्रेजेंट है? ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? विच हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, एक्सेप्ट mature seed cells of vascular plants and RBCs of mammals. Mammals के RBCs में नहीं है और vascular plants के seed cells में नहीं है। It is absent, ये सभी prokaryotic cells में absent है। Prokaryotic cell का नाम, ऐसा नाम क्यों है? Prokaryotic, pro means primitive, इनके अंदर primitive type of nucleus होता है। That means their genetic material is not covered by nuclear membrane. इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक बोला गया है। तो इनका प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के जिस पार्ट में प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। देन अबाउट देयर शेप, इनका न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनल है। प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल जो है वो न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देता है टू वन साइड, और उसी शिफ्टिंग के कारण इसकी जो शेप है वो ओवल हो जाती है या फिर एलिप्टिकल बन जाती है। फिर दूसरे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कवरिंग्स बनाते हैं, चाहे वो बाहर वाली कवरिंग हो, चाहे वो किसी ऑर्गन के अंदर वाली कवरिंग हो। तो कोई भी कवरिंग जो है उसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और उन्हीं की एक टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियल जिसमें स्क्वेयरिश टाइप के सेल्स होते हैं। तो वहाँ पर इनकी जो शेप है न्यूक्लियस की वो डिस्क शेप्ड होती है। WBCs में ये लोब्ड होते हैं, और इंसेक्ट के जो स्पिनिंग सेल्स हैं उसमें ये इरेगुलरली ब्रांच्ड होते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ जीन्स एंड जीन एक्सप्रेशन। यही रिस्पॉन्सिबल है जो जीन्स, ये भी मैंने आपको बताया कि इसी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है, DNA से जीन्स बनते हैं, और DNA किस में प्रेजेंट होता है? इन द न्यूक्लियस। तो जीन्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो दैट मीन्स न्यूक्लियस ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, इसके होता क्या है? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियोलस होता है। इनको हम लेटर ऑन डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। नाउ नंबर, in general eukaryotic cells have one nucleus. eukaryotic cells में एक ही न्यूक्लियस होता है, that is they are uninucleate. इसका मतलब है कि वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनि मीन्स वन, यूनि का मतलब क्या है? वन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में
ये बाइन्यूक्लिएट होते हैं। बाइन्यूक्लिएट मीन्स दे हैव 2 न्यूक्लियाई, उनके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम आपने सुना होगा, जो एक सिलिएटेड ऑर्गेनिज्म है। उस सिलिएटेड ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस होता है। और सम आर मल्टी न्यूक्लिएट, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके सभी सेल्स में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो। कुछ सेल्स में भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो सकती है, पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन हो सकती है, और सभी सेल्स में भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। देन जो पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है, दैट इज मोर देन 1 न्यूक्लियाई। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? बोन मैरो सेल्स में प्रेजेंट है, स्ट्रेटेड मसल्स में है, देन सेवरल फंजाई एंड इन लेटेक्स सेल्स। और कहाँ पर प्रेजेंट है? लेटेक्स सेल्स में ऐसी पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होती है। और इसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम सिंसाइशियल कंडीशन भी बोलते हैं या इसको सिनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं। असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, किंगडम प्रोटिस्टा, एक तो किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा में कौन प्रेजेंट होता है? किंगडम मोनेरा में होता है जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इस पूरी अर्थ पर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको हमने किसके अंदर रखा है? उन सबको हमने किंगडम मोनेरा में रखा। ठीक है, उनको हमने किसके अंदर रखा? किंगडम मोनेरा में रखा। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें ट्रू मेम्ब्रेन होती है, तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें से यूनिसेलुलर जो हैं उनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। और ये स्लाइम मोल्ड्स भी किस में प्रेजेंट होते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में। इनमें मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन होती है। और यहाँ पर इनको हम प्लाज्मोडियम के नाम से बोलते हैं। देन अबाउट देयर पोजीशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्लांट सेल्स में ये सेंटर से हट जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लार्ज वैक्यूल है, और लार्ज वैक्यूल जो है वो इनको एक साइड पर शिफ्ट कर देता है। लार्ज वैक्यूल इनको एक साइड पर शिफ्ट कर देता है। बाकी सभी सेल्स में इट इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल। मोस्ट ऑफ द सेल्स में ये सेंटर में ही होते हैं। ऐसे ही हमारी स्किन के नीचे टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू। उस एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट्स हैं। एडिपो का मतलब है, एडिपोज वर्ड जो है ये दैट कम्स फ्रॉम फैट्स, और साइट्स मतलब सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो फैट्स को स्टोर करते हैं। इन सेल्स में सेंट्रल स्पेस जो है वो एम्प्टी होती है। सेल के अंदर एक एम्प्टी स्पेस होती है और उसके अंदर फैट स्टोर होता है। और इस सेंट्रल स्पेस की वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पर शिफ्ट हो जाता है, साइड पर शिफ्ट हो जाता है। और ग्लैंड्यूलर सेल्स में इसकी पोजीशन जो है वो बेसल पोजीशन होती है, बेस पर प्रेजेंट होता है। ग्लैंड्यूलर सेल्स में ये बेस पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स में ये सेंट्रल वैक्यूल में सेंटर में सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स में सेंटर में वैक्यूल होता है और उसी वैक्यूल में ये सस्पेंडेड रहता है। नाउ अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन रेटिकुलम है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में लेट मी चेंज माय इंक कलर सो दैट आपको इसका लाइटर जो है वो विजिबल हो, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कहीं पर भी हो बेटा, मेम्ब्रेन की जो शेप है, मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, चाहे वो एक सेल की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो एक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया की हो, क्लोरोप्लास्ट की हो, वैक्यूल की हो, मेम्ब्रेन कहीं पर भी हो, एक यूकैरियोटिक सेल में हो, प्रोकैरियोटिक में हो, प्लांट में हो, कहीं भी हो, तो मेम्ब्रेन जो है वो हर जगह सेम होती है।
और ये कंसेप्ट हमें रॉबर्टसन ने दिया था इन द फॉर्म ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट। और ये दो मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ पर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन की विड्थ जो है 75 एंगस्ट्रॉम है और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का ये जो बीच की जो स्पेस है इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है इसकी विड्थ 200 to 400 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद इस न्यूक्लियर एनवेलप में आप ये देख सकते हो यहाँ जगह जगह पर पोर्स हैं कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। यहाँ से मटेरियल जो है वो इन एंड आउट मूव कर सकता है और इसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। बीच में एक न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन रेटिकुलम प्रेजेंट है। क्रोमेटिन रेटिकुलम ही डीएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल ही है क्रोमेटिन रेटिकुलम। इसको क्रोमेटिन रेटिकुलम का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये इसको हम कलर के साथ स्टेन कर सकते हैं और सारी स्पेस जो है वो फिल्ड है किसके साथ? न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। क्रोमेटिन रेटिकुलम दो तरह का होता है, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये वाइडर होता है, थोड़ा थिक होता है, आप देख सकते हो बीच बीच में ये वाइडर जैसा है। ये इनएक्टिव जीन्स है, इनएक्टिव क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन मटेरियल है। और यूक्रोमेटिन ट्रू क्रोमेटिन है, ये थोड़ा थिन होता है क्योंकि यहाँ पर एक्टिवली वर्किंग जीन्स हैं। यहाँ पर वो जीन्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो mRNA की फॉर्मेशन कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करेंगे। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीड करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एनक्लोजिंग न्यूक्लियर कंटेंट्स। इसके अंदर न्यूक्लियर कंटेंट्स हैं, इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं, मैंने अभी आपको बताया, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है और एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रफ होती है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं, किसी जगह पर हो भी सकते हैं और किसी जगह पर मे बी एब्सेंट हो ऑन इट्स आउटर सरफेस। और यही आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इवेजिनेट होता है जब बाहर की तरफ मुड़ रही है। अगर अंदर की तरफ कोई चीज़ मुड़ रही है तो उसको हम बोलते हैं इनवेजिनेट। इसको हम क्या बोलेंगे? इवेजिनेट। यही इवेजिनेट होती है और क्या बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर पोर्स प्रेजेंट हैं ऑन इट्स सरफेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। हर मेम्ब्रेन जो है वो 75 एंगस्ट्रॉम वाइड है और 200 to 400 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है उनके बीच में और उस स्पेस को हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, द जिलेटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियोप्लाज्म। इनके अंदर जो जेलेटिनस मटेरियल है जेल लाइक, उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, उसी को हम कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है सेमी एक्वस मटेरियल है जिसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हैं जो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। इट इज़ द साइट ऑफ बड़ी सारी केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर चलती है, जैसे डीएनए से डीएनए का बनना उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, जैसे डीएनए से एमआरएनए का बनना उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड मेनी मोर रिएक्शंस। देन न्यूक्लियोलस कंटेंट जो है न्यूक्लियस का वो डेंस है और उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन जब हम उसकी डायग्राम बनाते हैं हमें ऐसा लगता है कि उसके ऊपर मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन जो है बेसिकली ये जो क्रोमेटिन रेटिकुलम, नीचे जो पॉइंट लिखा है मैंने, क्रोमेटिन रेटिकुलम ही उसको क्या कर लेता है? कवर कर लेता है और कवर एक स्पेस को कवर कर लेता है, पर्टिकुलर टाइप के जीन्स को कवर कर लेता है और उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? आरआरएनए की। उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? आरआरएनए की, राइबोसोमल आरएनए की, जिसने राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करनी है और राइबोसोम्स को बनाने वाले प्रोटीन्स की भी। फिर क्रोमेटिन रेटिकुलम, ये वो जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए से बना है। इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट कैन बी स्टेन्ड विद द डाई। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ये छोटा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है बाय लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल और तब ये किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम में। सिर्फ एट द टाइम ऑफ डिवीजन, जब डिवीजन नहीं हो रही तब ये एक थ्रेड की फॉर्म में रहता है जिसको क्रोमेटिन रेटिकुलम बोलते हैं। इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये दो तरह का होता है, यूक्रोमेटिन जो थिन दिखाई देता है स्टेन करने पे और एक हेटेरोक्रोमेटिन जो थिक दिखाई देता है। यूक्रोमेटिन जो है इसमें एक्टिव जीन्स होते हैं
और हेटेरोक्रोमेटिन में इनएक्टिव डीएनए प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। जैसे हमने अभी बोला कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो करेक्टर्स कैसे इनहेरिट होने हैं उसको कंट्रोल करता है। कौन सा करेक्टर इनहेरिट होना है उसको कंट्रोल करता है। सो इट कंट्रोल्स द हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और हमारे सेल की सभी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, यही जीन्स जो हैं ये उसको कंट्रोल करते हैं बाय थ्रू कंट्रोलिंग सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट स्टोर्स हेरिडिटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स। ये हेरिडिटरी मटेरियल को डीएनए स्ट्रैंड्स में स्टोर करता है और स्टोर करता है प्रोटीन और आरएनए को न्यूक्लियोलस में। इट इज़ द साइट फॉर, अभी मैंने लास्ट डायग्राम में आपको बताया कि यहीं पर डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो मैसेंजर आरएनए बनाने की फॉर्मेशन जो है, जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर हो रही है, डीएनए के अंदर। आर प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोटीन्स, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यही डीएनए और आरएनए के एक्सचेंज में हेरिडिटरी मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रेस्ट ऑफ द सेल एक्सचेंज में हेल्प करता है। न्यूक्लियोलस प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। Ribosomes are known as protein factories. It also regulates the integrity of genes and gene expression. Next, chromosomes. What are chromosomes? Chromosomes जो होते हैं, they are thread-like coiled material जो प्रोटीन से बना है, made of proteins. Chromosomes are present in the, actually इनके coiling में DNA जो है, डीएनए इज नॉट ओनली प्रोटीन, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसकी कॉइलिंग में कौन हेल्प करता है, उसकी कंपाइलेशन में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। बेसिक प्रोटीन्स हेल्प करते हैं और वो कौन से हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। क्रोमोसोम सिर्फ उसी टाइम पर प्रेजेंट होते हैं जब सेल डिवाइड करने वाला है। जब सेल फंक्शन कर रहा है तब वो थ्रेड की फॉर्म में, क्रोमेटिन रेटिकुलम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द सेल्स एंड कंटेन्स द बेसिक जेनेटिक मटेरियल डीएनए विच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और किसी भी स्पीशीज का, लाइक रोज प्लांट का, लाइक लॉइन का, टाइगर का, या फिर कैट का, लियोपर्ड का, हर एक ऑर्गेनिज्म का, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। जैसे सभी ह्यूमंस में, चाहे कोई पोलर रीजन पर ह्यूमन प्रेजेंट है, चाहे वो ट्रॉपिक एरिया में प्रेजेंट है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे अफ्रीका में है, कहीं पर भी ह्यूमंस जो प्रेजेंट है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46। दैट मीन्स कि नंबर जो है वो कांस्टेंट है और वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग द जीन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ना अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स हैं, लाइक सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर। ये वो पार्ट है जहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन से जुड़ा रहता है डीएनए का जो फाइबर है वो दो, एक्चुअली डीएनए में क्या होता है, डीएनए में दो क्रोमेटिड्स होते हैं, लाइक दिस। जैसे मैं ये डायग्राम में आपको बना के बता रही हूँ, ये देखिए, ये दो इसमें क्या है, ऐसे क्रोमेटिड्स हैं। दिस इज वन क्रोमेटिड, दिस वन इज वन क्रोमेटिड एंड दिस वन इज अनदर क्रोमेटिड। ये दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं ये इस पार्ट में, ये सेंट्रल पार्ट से जुड़े हुए हैं। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइनेटोकोर। ठीक है, इसी से क्रोमोसोम की मूवमेंट पॉसिबल होती है ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज, या आप सेल डिवीजन में पढ़ोगे। और ये जो इसके इलोंगेटेड पार्ट्स हैं, दिस वन पार्ट एंड अनदर पार्ट, दीज आर कॉल्ड एज टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। ये एक ही क्रोमोसोम है पूरा, इस एक क्रोमोसोम के ये दो क्या हैं, क्रोमेटिड्स हैं। और ये सेंट्रोमियर जो है,
सेंट्रोमेयर के इस तरफ एक आर्म है, ये वन आर्म, ये दोनों, इन दोनों को आर्म्स बोला जाता है ऑफ वन साइड, और ये आर्म्स हैं दूसरी साइड के। ये जो इस साइड की आर्म है इनको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, पी, और ये जो दूसरी साइड की आर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं क्यू। तो पी और क्यू आर्म, सो ये दो आइडेंटिकल हाफ्स हैं। क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये दो आइडेंटिकल हाफ स्ट्रैंड्स होते हैं जो सेंट्रोमेयर पर जुड़े होते हैं। इसी सेंट्रोमेयर को ही प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोला जाता है। क्रोमेटिड इज इन ईच हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, इज ईच हाफ ऑफ द क्रोमोसोम जॉइंट। ईच क्रोमेटिड कंटेन्स, हर एक क्रोमेटिड में क्या है, डीएनए है जो एनाफेज में सेपरेट हो जाता है, और दोनों क्रोमेटिड्स जो है सेंट्रोमेयर पे जॉइंट होते हैं। देन क्रोमेटिन, इन दोनों के अंदर ये जो क्रोमेटिड्स हैं इनके अंदर बेसिकली ऐसे कॉइल्ड क्या है, डीएनए, ऐसे कॉइल्ड क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। ये यहाँ पर पूरा एक क्या होगा, ये इतना कंपाइल्ड डीएनए होता है कि हमें ऐसा लगता है कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, जिसको पेलिकल का नाम दिया गया, लेकिन ऐसी कोई पेलिकल होती नहीं है, ऐसी कोई मेम्ब्रेन होती नहीं है, लेकिन ये इतना कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है कि हमें ये ऐसा दिखाई देता है जैसे इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो अभी मैं क्रोमेटिन की बात कर रही हूँ। क्रोमेटिन इसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। इट इज कम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स दैट फॉर्म क्रोमोसोम्स विदिन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियर डीएनए इज हाईली कंडेंस्ड and wrapped around nuclear proteins in order to fit inside the nucleus. In other words, it is not present as free linear strands. The chromatin consists of DNA, chromatin में DNA है, RNA है और proteins भी present होते हैं. Then secondary constriction. यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके का एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स के, क्रोमेटिड्स के ऊपर ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जहाँ से ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ रहा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तब हम इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट का नाम देते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम्स जिन पे ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो उनको हम सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। देन टीलोमेयर, ये जो इसका एक एंड है इसको टीलोमेयर बोला जाता है। Chromonema, it is thread-like coiled filamentous structure. Chromonema controls the size of the chromosome and it acts as site of gene bearing. Chromomeres, इसके अंदर क्या होते हैं, chromomeres bead-like structures होते हैं। ये ऐसे इस तरीके से डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल्ड होता है। ऐसे ये आप 12th में पढ़ोगे या आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, इस तरीके से ये कॉइल्ड होता है। ये किसके ऊपर कॉइल्ड है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टामेयर प्रेजेंट होता है। ऐसे 1 2 3 4 और ऐसे ही इसके ऊपर और एक ऑक्टामेयर प्रेजेंट होता है, 1 then 2 and 2 ऑन ऑपोजिट साइड। तो टोटल कितने होते हैं, 4 हिस्टोन प्रोटीन्स, H2 H2A H2B H3 H4, और सेंटर में यहाँ पर जुड़ा होता है H1। सेंटर में यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, H1। फिर H2 है, इसका ऑक्टामर होता है जिसके अराउंड, और ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमेयर्स बोलते हैं। देन मैट्रिक्स, अभी मैंने बताया कि इसके ऊपर हमें लगता है जैसे मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने भी यहाँ पे बनाया, लेकिन ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। पेलिकल इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग ईच ऑफ द क्रोमोसोम। मैट्रिक्स इज द जेली लाइक सब्सटेंस present inside pellicle. It is formed of non-genetic material. In actual, there is no membrane surrounding genetic material, but chromatin reticulum is so condensed. ये इतना coil हो जाता है, इतना condense हो जाता है that it appears as if it is surrounded by a membrane. The next है types of chromosomes. On the basis of the position of centromere. अभी मैंने आपको बताया था कि ये दो क्या हैं? These two, they are the chromatids. This is one chromatid and this one is another chromatid. और ये दोनों chromatids कहाँ पर जुड़े रहते हैं? सेंट्रोमेयर पे। ठीक है, अगर तो ये सेंट्रोमेयर सेंटर में प्रेजेंट हो, मतलब उसकी एक साइड की ये जो पी आर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, पी आर्म। पी आर्म और ये जो क्यू आर्म है, ये पी और क्यू आर्म्स आपस में इक्वल हो,
मतलब सेंट्रोमेयर सेंटर में हो तब हम उसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और दूसरे आते हैं सब मेटासेंट्रिक, जिसमें ये सेंट्रोमेयर जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हो गया सो दैट कि पी आर्म जो है वो थोड़ी सी छोटी है एज कंपेयर टू द क्यू आर्म। तो थोड़ा सा स्लाइटली ये क्या है, डिफरेंट है, स्लाइटली छोटी होती है, इसलिए ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सब मेटासेंट्रिक या सब मीडियन क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन क्रोमोसोम्स में 4 to 12 जो हैं वो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं और 1 to 3 क्या है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं। देन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें सेंट्रोमेयर थोड़ा ज़्यादा साइड पे शिफ्ट हो जाता है सो दैट कि पी आर्म जो है वो ज़्यादा छोटी है एज कम्पेयर टू क्यू आर्म। तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 13, 15, 21 एंड 22 ह्यूमंस में कौन से हैं, एक्रोसेंट्रिक। और फिर आ गया टीलोसेंट्रिक, जब एक एंड पर सेंट्रोमेयर प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन स्पीशीज जैसे माइस में। ह्यूमंस में ऐसा कोई भी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं है। सम क्रोमोसोम्स, कुछ क्रोमोसोम्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम सेकेंड सैटेलाइट्स बोलते हैं, और जिस कंस्ट्रिक्शन से, कंस्ट्रिक्शन होता है अंदर की तरफ पार्ट जहाँ पे थोड़ा टाइट हो जाए, नैरो हो जाए, उसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। तो इसको, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से बनता है। दीज नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सैटेलाइट्स, और ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।